अगला प्रश्न नंबर सिस्टम से है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अक्सर बनी रहती है कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। अगर छात्र को कुल 477 अंक मिले तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ सही किए गए प्रश्नों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम या तो इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगने की संभावना रहती है क्योंकि इक्वेशन को फिर सॉल्व करना पड़ता है और कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाती है। तो उससे बचने का एक तरीका होता है कि हम इसे एलिगेशन मेथड से हल करें। एलिगेशन मेथड अनेक जगहों पर यूज़ होता है, औसत के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, रेशियो के अंदर। तो हल्का सा उसको भी सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले कुल 250 प्रश्न थे। तो यदि यह माना जाए कि छात्र ने ये सारे के सारे ही सही कर दिए तो छात्र को कितने अंक मिलते? 250 गुणा 3, 750 अंक वह प्राप्त कर लेता। और एक कंडीशन क्या हो सकती थी कि वो सारे ही गलत कर देता 250 के 250 प्रश्न। तो प्रत्येक के लिए हम जानते हैं कि आधा अंक कटता, माइनस में हम 1/2 से गुणा कर देते हैं, तब उसे अंक मिलते 125। यानी एक तरफ तो पॉसिबिलिटी क्या आ गई हमारे पास कि सारे सही हैं तो 750 अंक, सारे गलत हैं तो माइनस के 125 अंक। लेकिन वास्तव में अंक कितने मिले हैं उसे? 477। यानी दोनों का वो क्या हो जाएगा? बीच का हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उसे औसत 477 अंक मिले हैं। इसमें कुछ उसने सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं। तो वो औसत होता है जो, या टोटल होता है, वो बीच में लिखा जाता है। तो अब एलिगेशन मेथड हम शुरू कर सकते हैं। तो इसका बेसिक हमने सीख लिया है कि ऊपर दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और बीच में उसका आता है जोड़ या कुल या औसत। अब उनके बीच फिर तिरछा अंतर हमें ढूंढना होता है कि 750 और 477 के बीच अंतर कितना है। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 74 में से 47 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। तो 273 और इनके बीच अंतर 477 और माइनस का 125 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 602। अब ये जो नीचे दो राशियां निकल कर आई हैं हमारे पास, ये क्या होती हैं? ये रेशियो होता है किसका? जो कुल 250 प्रश्न हैं उसमें ये हो जाएगा सही प्रश्नों के अनुपात आ जाएगा और ये आ जाएगा गलत प्रश्नों का अनुपात। ये आता है हमेशा रेशियो के अंदर, फाइनल संख्या नहीं आती है। और अनुपात है किसका? इस पूरे का है। तो अब इसे हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये कटेगा, उसके बाद इसे हम काट दें। 602 है तो 3 पर नहीं कटेगा। 7 पर यदि हम देखें तो 7 8 56, 4 42, 7 6 42। इसे यदि 7 पर चेक करें तो 7 दिए 21, 6 63, 7 9 63, 86 39। ये आ गया है हमारा अंतिम रेशियो। इसे और आगे सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ 86 और 39, ये दोनों अनुपात हैं। इनका जोड़ कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 6 15 और 3 8 11 और 1 12, 125। अनुपात के अंदर उसके प्रश्नों की संख्या कितनी बन रही है सही और गलत मिलाकर? 125। वास्तव में प्रश्न कितने हैं? 250। इसका मतलब 125 यूनिट की वैल्यू है 250, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 अंक। हमें क्या ज्ञात करना है? गलत किए गए प्रश्नों की संख्या। तो गलत किए गए प्रश्नों का अनुपात कितना है? 39 है। तो 2 को हम 39 से गुना कर देते। तो 39 गुना 78। तो उसने 78 प्रश्न गलत किए हैं। यदि सही पूछ लेता तो 86 को हम गुणा कर देते 2 से, या 250 में से हम 78 माइनस भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम एलिगेशन अप्रोच सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से है कि कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5082 रुपये हो तो राशि ज्ञात करें। यानी सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर जो 2 अलग अलग समय अवधि के लिए ब्याज का अंतर हमें दे रखा है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। अब हमने इसे 4 वर्ष के लिए जमा की है इस राशि को, और राशि कितनी है ये हमें नहीं पता। यहाँ 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेट हमारी
10% है वार्षिक। तो 10% के लिए एक हमारे पास टेबल होती है कि जब 10% ब्याज की दर होती है तब यदि समय 2 वर्ष है तब ब्याज 21% काउंट होता है, समय 3 वर्ष होता है तब ये 31.1% काउंट होता है, और समय यदि 4 वर्ष हो तो ये 46.41% काउंट होता है। तो इससे हम डायरेक्ट कर पाते हैं इस टेबल से। अब ये टेबल कैसे बनी है या इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखें इस टेबल को, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपया यदि प्रिंसिपल है, राशि है, तो पहले हम इसका साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं और 4 वर्ष तक हम इसको ले जाते हैं। तो 100 रुपये मूलधन, 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपये, दूसरे वर्ष भी 10 रुपये, तीसरे वर्ष भी 10 रुपये और चौथे वर्ष भी 10 रुपये। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी जब चक्रवृद्धि ब्याज बनता है तो ये इतना ब्याज तो कैलकुलेट होगा ही, साधारण ब्याज जो बनता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम जानते हैं साधारण ब्याज जितना ब्याज तो बनेगा ही, कुछ एक्स्ट्रा ब्याज होता है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले वर्ष तो रहेगा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 10 रुपये ही रहेगा। दूसरे वर्ष इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 10 का 10% फिर से 1 रुपया हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे वर्ष, तो पहले वर्ष जो 10 रुपया ब्याज बना है इस पर 1 ब्याज जनरेट होगा, दूसरे वर्ष जो 10 रुपये ब्याज जनरेट हुआ उस पर भी ब्याज बनेगा 1, और इस 1 रुपये पर भी ब्याज बनेगा, तो ये हो जाएगा 0.1। इसी तरह चौथा वर्ष अब शुरू होगा, तो पहले तो इन 3 10 के लिए 1 1 1 इतना ब्याज जनरेट हो जाएगा, और इन 3 1 1 के लिए भी 0.1 0.1 0.1, और इस 0.1 का भी फिर आके ब्याज जनरेट होगा 0.01। तो अब हम 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो गया टोटल 10 10 20 और 1 21। 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं 10 20 30 31 32 33.1 है सॉरी यहाँ पर, और 4 वर्षों के लिए हम देख सकते हैं 10 चौके 40 41 42 43 44 45 और 46 46.1 2 3 4 और आगे 0.01 है तो 46.41। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि टेबल किस तरह कैलकुलेट करनी है, इसे आप याद रख सकते हैं तो बहुत इजी है और क्वेश्चन भी इजी हो जाता है। उसके बाद अब हमें दे रखा है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5082 है। यहाँ 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए अंतर कितना हो जाएगा 46.41 में से जब मैं 21% माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 25.41%। इतना ब्याज होना चाहिए, इतना ब्याज का अंतर होना चाहिए 2 वर्षों के लिए, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 5082। तो सीधा देख रहे हैं 25 दूने 50 41 दूना 82, यानी ये इस पर पूरा कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इस पर कटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ये चला जाएगा 200 पर, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 200। राशि याद करनी है, राशि कोई भी है अपने आप में हमेशा 100% होती है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20,000 रुपये। तो ये मेरा हो जाएगा राशि। अब यदि आपको ये टेबल याद होते सीधे तो हमने क्या करना था 46.41 में से 21% माइनस कर देते, कितना मिलता 25.41, उसकी वैल्यू है 5082। फिर इजी हो जाता, और टेबल हमने बनाई है तो इसमें थोड़ा समय लग गया है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। ये टेबल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि केवल 10% के लिए ही मान्य है, 20% के लिए अलग टेबल बनेगी, 30 के लिए अलग बनेगी। तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है कि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एलसीएम एचसीएफ का योग 1710 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो एचसीएफ एलसीएम के बीच रिलेशन हमें दे रखा है। तो कोई 2 नंबर हैं, हम ले लेते हैं ए और बी। क्या दे रखा है कि उनके एलसीएम, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 56 गुना है। तो यदि मैं यह मान लूँ कि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1 का 56 गुना, तो 56 हो जाएगा। यहाँ से हम ले लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इनके बीच क्या रेशियो है
1/56 है, ये क्वेश्चन के मुताबिक है। और एलसीएम और एचसीएफ का जब हम जोड़ करते हैं तो वो दे रखा है 1710, और यहाँ हमने जोड़ करके देखा कि अनुपात के अंदर यदि उनको जोड़ें तो जोड़ हो जाता है 57। तो मैं कह सकता हूँ 57 यूनिट की वैल्यू है 1710। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 से ये कटेगा तो 19 पर कट रहा है, पहले हम देख रहे हैं 19 निम्न 171 90 19 दिए 57, अब 3 पर कटेगा 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो एक चीज़ तो हमने नोटिस कर ली कि जब यूनिट में हम चलेंगे तो 1 यूनिट को हम 30 मानते हुए चलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ से हम नोट कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो मेरे पास यूनिट में कितना है, 56 है। तो 56 के आसानी से फैक्टर 2 किए जा सकते हैं कि 8 और 7, यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 8 यूनिट, छोटी संख्या हो जाएगी 7 यूनिट। और इन दोनों का एचसीएफ भी कितना है, 1 यूनिट है, सीधा हमें देखने से पता चल रहा है। तो इस अनुपात में ही वह वे दोनों संख्याएं हैं 8 और 7, क्योंकि एलसीएम उनका 56 यूनिट हमने माना है, या सॉरी हमें दे रखा है कि 56 गुना है। तो 8 से 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना 30 240, तो एक संख्या 240। और यही हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि एक संख्या 240 है। दूसरी ज्ञात कर देंगे तो 7 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 210। ये मेरा फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न मिक्सचर यानी सॉल्यूशन या हिंदी में कहें मिश्रण टॉपिक से है। एक बर्तन में 160 लीटर दूध व 20 लीटर पानी का मिश्रण है। मिश्रण में से x लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर दूध व 23 लीटर पानी मिलाया गया। यदि अब दूध एवं पानी का अंतर 109 लीटर है तो x की वैल्यू बतानी है, यानी कितना मिश्रण हमने निकाला था शुरू में उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उनको देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मिल्क है और वाटर। ये दे रखा है कि शुरू में जो 160 लीटर तो हमारे पास दूध था और 20 लीटर पानी था। अब यहाँ पर इन दोनों का जोड़ हो गया 180 लीटर, और यहाँ इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 140 लीटर का। इन दोनों का अनुपात कितना है, ये है 8:1। जब इसको 20 पर हम काटेंगे तो 8:1। अब यहाँ हमें कह रहा है कि इसमें से x लीटर पानी निकला है, यानी पूरे 180 लीटर में से x लीटर पूरा मिश्रण निकला है। तो x लीटर मिश्रण निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से हमने जितनी भी क्वांटिटी निकाली है, जितने भी लीटर मिश्रण निकाला है, वो भी किस अनुपात में बाहर आएगा, 8:1। इसी रेशियो में बाहर आएगा, क्योंकि हमने पूरा सॉल्यूशन ही बाहर निकाला है। पहली चीज़ तो ये आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि 20 लीटर तो इसमें दूध मिलाया है और पानी मिलाया है 23 लीटर। फिर कहता है लास्ट में अब दूध और पानी का अंतर 109 लीटर है, यानी शुरू में जो 140 लीटर था वो अब कितना रह चुका है, 109 लीटर रह चुका है। तो शुरू में अंतर था 140 लीटर, यहाँ रह गया 109। कितने की कमी हो गई, 31 लीटर मिश्रण की कमी हो गई। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 लीटर हमने अंतर यहाँ भी पैदा कर रखा है कि 23 लीटर पानी है, 20 लीटर दूध है। तो 31 में से ये 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 28 लीटर अंतर है वो जनरेट हुआ है हमारी इस प्रोसेस से। और यहाँ यदि हम अनुपातों के बीच अंतर देखें दोनों के बीच, तो वो कितना है, 7 है। तो 7 अनुपात की वैल्यू ही क्या हो जाएगी मेरे पास, 28 हो जाएगी। यानी अनुपातों के बीच तो अंतर है 7, लेकिन लीटर में अंतर कितना है, 28 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर है। हमें x लीटर की वैल्यू बतानी है। x लीटर का आशय क्या होगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसमें से जो पूरा मिश्रण निकलेगा वो किस अनुपात में आएगा, 8:1 के अनुपात में आएगा। 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। तो 9 अनुपातों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 लीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि इसमें से हमने 36 लीटर सॉल्यूशन है वो बाहर निकाला था। आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं क्रॉस कि 180 लीटर में से जब हम 36 लीटर शुरू में बाहर निकालेंगे और इतना उसमें
ऐड कर देंगे तो हमारे पास पानी का अंतर 109 लीटर रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड टॉपिक से है कि एक व्यक्ति कोई दूरी 8 घंटों में तय करता है। गाड़ी खराब होने से वह आज आधा घंटा लेट हो गया, जिससे वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और निश्चित समय पर पहुंच जाता है। दूरी कितनी थी ये बताना है। यानी हमेशा वह कोई दूरी 8 घंटों में तय कर लेता था, आज आधा घंटा खराब हो गया, तो इस आधे घंटे की भरपाई के लिए उसने अपनी चाल को 4 किलोमीटर बढ़ाया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि इतनी दूरी है और हमेशा वह 8 घंटों में तय इसे कर लेता है। आज कितना समय लगेगा इसे? आधा घंटा तो लेट हो गया, यानी आज इस दूरी को वह 7.5 घंटों में ही तय कर लेगा। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो टाइम और चाहिए स्पीड, ताकि हम समय और चाल की जब गुणा करते हैं तो हमारे पास दूरी आ जाती है। तो टाइम हमें दे रखे हैं दोनों, कि पहले हमेशा उसे 8 घंटे लगते थे, आज लग रहे हैं 7, और इसको जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे ये हो जाएगी 15/2। यहाँ से हम इसका अनुपात देख लेते हैं, पुरानी चाल और आज की चाल का। तो नीचे से 2 हटाने के लिए मैं दोनों को 2 से गुणा कर देता हूँ। तो समय का अनुपात है 16 और 15। 16 और 15 इस अनुपात में उसका समय लग रहा है। तो स्पीड का जो हम स्पीड यहाँ से निकलेगी वो क्या होता है, चाल जो भी है वो समय के विपरीत अनुपात में होती है। यानी 16 से इसने दूरी आज 8 घंटे की दूरी आज इसने 7.5 घंटे में ही तय कर ली। तो 16 यूनिट इसे हमेशा समय लगता था, आज 15 लगा है, तो इसलिए इसकी चाल है वो विपरीत हो जाएगी। यानी हमेशा 15 यूनिट की चाल से चलता था, तो आज वह 16 की चाल से गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट उसने चाल बढ़ानी पड़ी है ताकि तय समय पर पहुँच जाए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ से उसकी जो पुरानी चाल थी वो 15 थी, तो उसकी पुरानी चाल 15 को जब हम 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 चौके 60। यानी हमेशा वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था, आज 4 चाल बढ़ा दी है, आज 64 की स्पीड से गया है। हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता था, कितना समय लेता था? हमेशा 8 घंटे। तो 60 गुणा 8, 480 किलोमीटर, ये उसकी द्वारा तय की गई दूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। तो एक कंसेप्ट हमने आज यहाँ से सीखा है कि टाइम और स्पीड ये आपस में विपरीत अनुपात में होते हैं। यानी टाइम यदि मुझे कम लग रहा है तो इसका मतलब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। धन्यवाद।